नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। आज से एक बार फिर 2 दिन की विपक्ष की महाबैठक बेंगलुरु में शुरू हो रही है। पटना की बैठक के मुकाबले इस बार 11 नई पार्टियों के नेता इस विपक्ष की बैठक में शिरकत करेंगे। यानी कुल मिलाकर अब 26 पार्टियां हो जाएंगी जिनके नेता बेंगलुरु की बैठक में शामिल हो रहे हैं। यहां तक कि इस बैठक के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भी अपने गिले शिकवे सब भुला दिए हैं। आज की बैठक में तमाम दूसरी बातों के अलावा चर्चा का एक बड़ा मुद्दा है 400 से 450 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की तरफ से एक साझा उम्मीदवार चुनाव में उतारना। विपक्ष को उम्मीद है कि आमने सामने की टक्कर में बीजेपी को विपक्ष मात दे देगा। हालांकि आंकड़े कुछ और कहते हैं। दरअसल 2019 में जिन 161 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस की आमने सामने की टक्कर हुई थी, वहां 91% सीटों पर बीजेपी जीती। जिन 198 सीटों पर बीजेपी की क्षेत्रीय पार्टियों के सामने टक्कर हुई थी, उनमें बीजेपी के जीतने का जो रेट है वो 59% रहा। जबकि जिन 93 सीटों पर चौतरफा मुकाबला हुआ, वहां बीजेपी की जीत का प्रतिशत सिर्फ 43% रहा। विपक्ष को उम्मीद है कि बीजेपी के खिलाफ एक उम्मीदवार उतारने से वो जीतने में कामयाब होगी। लेकिन यहां भी आंकड़े कुछ और कहते हैं। गौर से सुनिए बात। 2014 में बीजेपी के 282 सांसद बने थे और 2019 में बीजेपी को और बड़ी जीत मिली थी। 303 सांसद बीजेपी के जीते थे। अब 50% से ज्यादा वोट लेकर जीतने वाले बीजेपी के सांसद 2014 में जिनकी संख्या 136 थी, वो 2019 में बढ़कर 224 पर पहुंच गई। यानी बहुमत से महज 48 का। अब ये ऐसे सांसद हैं जिन्हें पूरा विपक्ष मिलकर भी हरा नहीं पाएगा। तो इसीलिए आज हम ये पूछ रहे हैं कि क्या मोदी को हराना मुमकिन है। सवाल यह भी कि क्या पार्टियों के मिल जाने से उनके वोटर मिल जाएंगे, और सवाल यह भी कि क्या 26 पार्टियों का साथ मजबूत बनाएगा कांग्रेस का हाथ। इन्हीं सवालों पर आज चर्चा करेंगे। शुरुआत वार पलटवार के साथ। सारे अपोजिशन को अकेले ही भारी है, तो मेरे से मैं एक ही काफी हूँ बोले, तो फिर क्यों 30 पार्टियों को जमा रहे। हम जो कर रहे हैं वो देख के वो घबरा गए। 24 की चुनावी दूल्हे की ख्याली खिचड़ी खानदानी फुर्सत से ज्यादा गुस्सा नहीं। जो एक कुनबा है, जो ये एक लाइक माइंडेड पार्टीज का एक कुनबा बना है, आज ये देखकर भाजपा को नींद नहीं आ रही। भाजपा डरी हुई। कल की जो गतिविधियां हैं वो ये साफ कर रही हैं कि मोदी जी 2024 में वापस नहीं आ रहे। पहलवान के खिलाफ दूसरा पहलवान अगर थोड़ा भी उस मुकाबला में दिखे तो कोई उम्मीद कर सकता है कि लड़ाई हो सकती है, लेकिन बहुत इतना का अंतर है कि कहीं कोई लड़ाई की स्थिति बनने ही नहीं वाली। ज्यादा महत्वपूर्ण है संविधान को बचाने की लड़ाई। उसको जो ज्यादा महत्व देता है वो हमारे साथ सब इकट्ठा जुड़ रहे हैं। हम तो जानते हैं कि लालू जी से लड़ना है, इससे अधिक हम लोगों को कोई चुनौती नहीं, क्योंकि नीतीश कोई राजनीतिक फैक्टर है नहीं। ये जो बैठक हो रही है इसको आप लोग कोई चुनौती मानते हैं? हम तो नहीं मानते। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप हमेशा के लिए सुनिश्चित करेंगे कि आप एबीपी के साथ ही काम करेंगे, या यहीं रिटायर होंगे, इसी में कुप करके जाएंगे, या कुछ और भी कर सकते हैं? राजनीति जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने दिल के भविष्य को देखूं। जैसा भी हमारे कार्यकर्ता चाहेंगे, जनता चाहेंगे, हमेशा उसी आधार पर हम लोग फैसले लेते हैं। कोई चुनौती नहीं है, सब जनाधार विहीन लोग हैं और केवल कुर्सी के लिए इकट्ठा हुए। 2024 में हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे, प्रचंड बहुमत की तीसरी बार सरकार बनेगी। 2004 में लेफ्ट के 61 लोकसभा के मेंबर जीत गया। 61 में से 57 या 57 जो है कांग्रेस के कैंडिडेट्स को हरा किया है, और बनी सरकार मनमोहन सिंह साहब की। तो संभव है। ये 24 की बारात जो सज रही है, इसका दूल्हा कौन है? अभी तक कोई जवाब नहीं। कहा कि हम दूल्हा चुनेंगे, तो बिना दूल्हे के बारात जा रही है। देश के कोने कोने से जानकारी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा, और नकल करने वाले कभी पास नहीं होते हैं। जैसे ही उन्हें पता लगा कि बेंगलोर में बैठक होने जा रही है, उन्होंने अपनी बैठक बुलाई है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है?
पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मोदी को हराना मुमकिन है? मैं परिचय कराती हूं आपका खास मेहमानों से। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी, अरुण राजभर प्रवक्ता हैं एसबीएसपी के, नवल किशोर आरजेडी के प्रवक्ता, धीरेन्द्र कुमार प्रवक्ता एलजेपी रामविलास, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अभिज्ञान प्रकाश स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, 16 से सीधे 26 विपक्षी एकता की छलांग तो काफी बड़ी और मजबूत नजर आ रही है क्या? ठीक है, कुछ छलांग लगाने का अधिकार है। जब भी जो है कांग्रेस कष्ट के काल में आती है तो वो प्रयास करती है इस तरह का। आपको याद होगा 1998 में पचमढ़ी अधिवेशन में कांग्रेस का क्या रिजोल्यूशन था। उन्होंने ये रिजोल्यूशन दिया था कि जो क्षेत्रीय दल हैं ये राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है, छोटे दल जो हैं वो भारतीय राजनीति में और लोकतंत्र के लिए खतरा है। ये कांग्रेस का जो है प्रस्ताव था पचमढ़ी अधिवेशन का। उसके बाद जो है उनका, आप याद कर लीजिए, तालकटोरा स्टेडियम 2007 का अधिवेशन, उन्होंने फिर कहा कि छोटे छोटे दल जो हैं ये अलायंस पॉलिटिक्स के कारण कांग्रेस का नुकसान हो रहा है। और डीएमके को उस समय फिर से एक बार कहा गया कि राजीव गांधी के हत्यारों का समर्थन करने वाले ये लोग हैं। और जब 2009 में फिर से सत्ता में आए तो कनिमोई को तो जेल पहुंचा ही दिया, ये राजा जेल चले ही गए। तो कांग्रेस जब संकट के काल में होती है तो इस तरह के आयोजन करती है। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से गठबंधन का जो राजनीतिक गठबंधन की शिल्पकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे 1967 में। पहली बार गठबंधन की सरकार जो पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर पाई अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और पहली गठबंधन की सरकार की जो नेतृत्व करने वाली पार्टी थी, पूर्ण बहुमत होने के बाद भी अपने साथियों को मंत्रिमंडल में स्थान देने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है 2014-2019 में। जवाब तो हम तो गठबंधन धर्म का पालन करते हैं। ठीक है सर। और दूसरी तरफ ये है, इनका रिजोल्यूशन है बाकायदा, ठीक है, हम कैसे जो है छोटे दल जो हैं वो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। ठीक है, आइए अखिलेश जी प्लीज आइए सर। तो क्या मजबूरी का नाम कुनबा बढ़ाना, छोटे दलों को साथ लाना, यही है कांग्रेस का? आपको गलतफहमी होगी रोमाना जी कि जो आप कहते हैं कि मोदी को हराना क्या मुमकिन है। मोदी जी हार चुके हैं, क्या उन्हें जीतना मुमकिन है कि नहीं, सवाल ये बनता है। और वो जीतना अब उन्हें मुमकिन नहीं है। अगर इन्हें आभास ये होता कि वो नहीं जीत रहे हैं तो कल तक जो बोलते थे एक अकेला सब पे भारी, आज क्यों निकल गई हेकड़ी सारी? क्यों अलायंस ढूंढ रहे हैं? क्योंकि पता है कि उनके पांव के नीचे की जमीन खिसक चुकी है। सिर्फ लंबे लंबे वादे करना और ये बोलना कि बस हम सब कुछ हैं, अब उनके एनडीए की याद आ रही है 10 साल बीतने के बाद। इसी तरह का भ्रम उस समय की अटल जी की सत्ता और उस समय के मीडिया को था। अजय अटल बुरी तरह पराजित हुए। और एक बात और यहाँ कह दूं जी कि जो आप लोग एक डिस्कोर्स बनाने का प्रयास करते हैं कि 224 सीटों पे 50% से ज़्यादा वोट पाए, इतने सीटों पे इतने % वोट पाए, रोमाना जी मत भूलिए 2019 का चुनाव पुलवामा बहुत बड़ा मुद्दा था। अगर पुलवामा नहीं हुआ होता तो मोदी जी 100-150 सीट नहीं क्रॉस कर पाते। ठीक है। और क्यों हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में कोई चीज अब छुपी भी नहीं है। ठीक है। तो ये जो पुलवामा 2019 में हुआ ना, पुलवामा 2019 में हुआ और अभी 2024 का इंतजार है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है?
पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो 2024 में क्या होगा इसको लेकर तो देखिए आप और मैं भी आकलन कर नहीं सकते, लेकिन क्योंकि आपने यहाँ पर सीधे कटघरे में बीजेपी को खड़ा किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपने जो बात कही है, मुझे सर आ रही हूँ सर 30 सेकंड प्रेम शुक्ला जी को समय दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों का रुख करूंगी मैं। प्रेम शुक्ला जी, आपने सुना अखिलेश जी कह रहे हैं एक अकेला सब पर भारी, ये नारा लगाते थे, निकल गई हेकड़ी सारी। 30 सेकंड टाइमर लाइए, प्रेम शुक्ला जी आइए। देखिए, हमारा एक अकेला आज भी सब पर भारी है। आज भी हमारे तो प्रधानमंत्री के प्रत्याशी हर कोई हमारे गठबंधन के दल वो किसको मान रहे हैं? मोदी जी को मान रहे हैं। राहुल गांधी को, यूपीए के सारे घटक दल, क्या उनको जो है, जो इनके साथ जो कल आज बेंगलोर में जो रात्रि भोज करने वाले हैं और कल जो बैठक करने वाले हैं, क्या वो राहुल गांधी को अपना प्रत्याशी प्रधानमंत्री पद का मान रहे हैं? तो एक अकेला राहुल गांधी के सारे खानदान पर भारी पड़ गया, सारे सेकुलर दलों पर भारी पड़ गया, सारे राष्ट्रद्रोहियों पर भारी पड़ गया, पाकिस्तान पर भारी पड़ गया, घुसकर मारा। अब पाकिस्तान पे घुसकर मारा तो जो पाकिस्तान के सामने दुम दबा देते थे कि जब हेमराज का सिर काटकर पाकिस्तान की सेना ले जाती थी तो जो दुम दबा के बैठ जाते थे। सेकंड हो गया सर, 30 सेकंड हो गए। मैं बाकी मेहमानों के पास जल्दी रुक कर लेती हूँ। राजकुमार भाटी जी प्लीज आइए। क्या लगता है आपको 24 के लिए ये जो क्या भाई, उनको 2 बार और हम 1 बार? सर आ रही हूँ दोबारा, बाकी मेहमानों के पास भी एक बार हुआ, उसके बाद राजकुमार भाटी जी आपके साथी है ना सर, बेंगलुरु में साथी हैं आपके, जरा सुन लीजिए। जैसे उनके पास मैं फेयर की बात कर रहा हूँ, फेयर चलते हैं सर। 30 सेकंड दीजिए अखिलेश प्रताप सिंह के लिए, 30 सेकंड का टाइमर लगाइए। 30 सेकंड आइए अखिलेश जी, और मैं उम्मीद कर रही हूँ आप कुछ नया और अलग बोलेंगे सर, रिपीट नहीं करेंगे अपने आप को। 30 सेकंड लाइए टाइमर। देखिए, इन्होंने कहा मोदी जी अभी भी सब पे भारी है। निश्चित रूप पे इस देश की महंगाई मोदी जी की बदौलत इतने भारी हैं, इस देश की इकोनॉमी के लिए भारी हैं, बोझ हैं, इस देश की सुरक्षा के लिए बोझ हैं, इस देश के नौजवानों के भविष्य के लिए बोझ हैं, इस देश में कारोबार व्यापार के लिए बोझ हैं, इस देश पे हमारी संप्रभुता, राष्ट्रीय एकता, अखंडता के लिए बोझ है। चीन पे जिसको बोलते थे लाल लाल आंखें दिखाएंगे, उसको गलबैया डाल करके उसका स्वागत करते हैं उस राष्ट्रपति को। 30 सेकंड हो गए सर। बोले थे कि 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, उसका जिक्र तक नहीं करते हैं। ठीक है सर, 30 सेकंड हो गए। राजकुमार भाटी जी देखिए, मैं चुप हो गया, लेकिन कुछ नया नहीं बोला गया। आपके जो प्रेम शुक्ला जी प्लीज अब बाकी मेहमानों को सुन लीजिए। क्या मोदी को हराना मुमकिन है? राजकुमार भाटी। रतन तो विद्या नहीं, प्रेम शुक्ला जी के शब्दों में आपको भारतीय जनता पार्टी का भय नजर नहीं आया क्या? भारतीय जनता पार्टी कितनी डरी हुई है इस गठबंधन से। प्रेम शुक्ला जी अगर डरे हुए ना होते तो प्रेम शुक्ला जी अपनी उपलब्धियां बताते। 5 साल में इन्होंने 9 साल में देश को क्या क्या दिया है, कितने लोगों को रोजगार दिया, कितनी महंगाई कम की, कितना भ्रष्टाचार कम किया, और कितने संस्थान बनाए हैं, कितने कॉलेज खड़े किए, कितनी यूनिवर्सिटी खड़ी की। लेकिन वो पूरे अपने वक्तव्य में केवल कांग्रेस ने विपक्षी दलों के लिए क्या क्या कहा था, इन्होंने उसके लिए क्या कहा था, और एक जो इनकी भाषा, जो अहंकारपूर्ण भाषा और जो राजनीति के लिए उचित भी नहीं है कि विपक्ष तो चोर और ठग हो गए, कि ये सारे देशद्रोही और सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं। लोकतंत्र में कम से कम ऐसे असम्मान शब्दों का प्रयोग किसी को भी नहीं करना चाहिए। आपका जितना देश है इतना ही देश और बाकी पार्टियों का भी है, बाकी नागरिकों का भी है। ये जो बेंगलुरु में मीटिंग हो रही है, जो विपक्ष का गठबंधन, शुक्ला जी आप उखड़ क्यों रहे हैं? आएगा आपका नंबर, आप खूब बोलेंगे, आपको समय मिलेगा। सर आप बीजेपी के प्रवक्ता बीजेपी को लेकर बोल रहे हैं सर, जो बीजेपी के नेता बयान दे रहे हैं उसके लिए ये जो गठबंधन बन रहा है देश के भविष्य को लेकर बन रहा है, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए है। जो रोजाना भारतीय जनता पार्टी ने हालत देश की कर दी है कि जब अमेरिका में सवाल पूछा जाता है, मोदी जी कहते हैं मेरे रगों में लोकतंत्र है, मेरे देश की, देश में किसी को कोई खतरा नहीं है। और उसके अगले दिन 24 घंटे भी नहीं बीते होते कि आगरा में बजरंग दल के गुंडे जाके वहां एक जो ईसाई मिशनरी के जो प्रिंसिपल है स्कूल का, उस प्रिंसिपल के कपड़े फाड़ देते हैं, वहां पे पथराव करते हैं। रोजाना ये घटनाएं हो रही हैं।
तो ये जो देश का माहौल बना है, इस देश से माहौल से छुटकारा दिलाने के लिए हर नागरिक को न्याय मिले, हर नागरिक को गर्व महसूस हो भारत का नागरिक होने पे। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। मैं जल्दी से अरुण राजभर जी का रुख करती हूँ। अरुण राजभर जी, जिस तरीके की बात यहाँ पर अभी राजकुमार भाटी जी रख रहे थे, मुझे ध्यान आ रहा है सर 2022 जब समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर आप लोग चुनाव लड़ रहे थे, तब ऐसे ही लोकतंत्र बचाने के लिए आप लोग भी बताते थे क्यों बीजेपी को सत्ता से हटाना जरूरी है। क्या बदला सर 1-1.5 साल में कि अब एक बार फिर से बीजेपी की गोद में जाकर आप लोग बैठ गए सर? अरुण राजभर, देखिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जिस तरीके से काम करती है वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, जब जब समय आया है उनके हित के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने समय समय पर उनके साथ दिया, उनकी लड़ाई को मजबूत करने का प्रयास किया है। और जिस तरीके से हम एनडीए में शामिल हुए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का एक संकल्प लिया है, वो विकास की जो यात्रा चला रहे हैं। अरे भाई साहब, मेरा सवाल तो पूछिए, सुन तो लीजिए। आप तो लग रहा है जवाब रट कर आए हैं। जब छोड़ा था आपने बीजेपी का साथ, तब भी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही थे ना, तब भी केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे ना। क्या बदला, यही तो समझना चाह रही हूँ, क्या बदला उसका जवाब दीजिए ना, रटा रटाया जवाब मत दीजिए। श्री अखिलेश यादव जी नहीं बदले। अच्छा। असली बात है कि श्री अखिलेश यादव जी खुद नहीं बदले। हाँ। उनकी भावना थी कि अति पिछड़ों में कोई लीडरशिप न तैयार हो। हाँ। वो नहीं चाहते थे कि बंजारा को टिकट मिले, अर्कवंशी को टिकट मिले, राजभर को टिकट मिले। हाँ। वो नहीं चाहते थे कि बारी को टिकट मिले, नाई को टिकट मिले। हम अति पिछड़ों को टिकट दिला करके राजनीतिक भागीदारी दिलाना चाहते थे। अरुण राजभर जी, अब्बास अंसारी आप ही की पार्टी से विधायक है ना, उसको टिकट दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, उसको लेकर बीजेपी के साथ सहमति बना ली है ना मिली थी। 12 सीटें समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार दिया। अच्छा। ये तो बात समाजवादी पार्टी को तय करना है ना कि अगर हमारे सिंबल पर उन्होंने लड़ने के लिए भेजा, तब वो अब्बास अंसारी और श्री अखिलेश यादव जी तय करें कि उनको किसके साथ रखेंगे, किसके साथ नहीं रखेंगे। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ठीक है, तो मतलब अब्बास अंसारी से आप कल्ला जा रहे हैं। राजकुमार भाटी जी आइए जल्दी से 30 सेकंड में जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि साहब इतना मायूस किया अखिलेश यादव ने कि हम दोबारा एनडीए में शामिल होने को मजबूर हो गए, और अब्बास अंसारी को लेकर भी पोल खोल रहे हैं। कह रहे हैं दिखावे के लिए समाजवादी पार्टी मतलब ये कहती है कि हम माफिया को साथ मिला रहे हैं और बैकडोर से सहयोगियों से उनको टिकट दिलवाते हैं। सर 2022 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर जी, इनके पिताश्री, अपने भाषण में ये कहते थे योगी आदित्यनाथ को वहाँ पहुँचा दूंगा जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है, इनसे भीख मंगवाऊंगा। और वो ये भी कहते थे कि नरेंद्र मोदी ने देश का नाश कर दिया है। वो ये भी कहते थे कि देश हित के लिए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना जरूरी है। अब अखिलेश जी से आपकी नाराजगी है, वो बात अलग है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी दूर हो गई है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने जाति जनगणना की हामी भर ली है? क्या आप जाति जनगणना कराएंगे? पिछड़ों को न्याय बिना जाति जनगणना के इस देश में नहीं मिलेगा। ठीक है सर, इस बात सीधा सीधा जवाब दीजिए। ठीक है सर, 30 सेकंड हो गए। मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगी, उसके बाद दोबारा आपके पास आएंगे, जवाब दीजिएगा अरुण जी। लेकिन पहले नवल किशोर जी, क्या लग रहा है फॉर्मूले को लेकर जो कयास लग रहे थे कि साहब 2024 के लिए ये जो बैठक हो रही है, पहले पटना में अब बेंगलुरु में, ऐसे में फॉर्मूला तय हो जाएगा, तो फॉर्मूले को लेकर सहमति बनेगी क्या सर? 450, 400, 350, 300, कितनी सीटों पर साझा उम्मीदवार को लेकर तैयारी है विपक्ष की? क्या फॉर्मूला रहने वाला है? जो विपक्ष की बैठक हो रही है वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, जिनके पास अरुण जी दोबारा होंगी आपके पास, कम कीजिए अरुण जी की आवाज। प्रोफेसर नवल किशोर से मेरा सवाल है, आइए प्रोफेसर नवल किशोर। देखिए रोमाना जी, दो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसकी ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात ये कि मोदी जी 2014 के बाद जो भी उन्होंने वायदे किए हैं उस पर अभी आकलन का समय है, और जनता के नज़र में वो बहुत नीचे हैं, उनका ग्राफ बहुत नीचे चला गया है, पहली बात।
दूसरी बात यह है कि जिनके बदौलत वो 2014 में आए थे, जो उनके मजबूत घटक दल थे। एक सेकंड रोकूं आपको। प्रोफेसर नवल किशोर जी, किस आधार पर कह रहे हैं ग्राफ नीचे चला गया है? कोई आधार है आपके पास? सर, गुजरात में ऐतिहासिक जीत, रिकॉर्ड तोड़ जीत देखी ना आपने? जी प्लीज बता दीजिए ना, आधार बताइए, क्योंकि जितने सर्वे आते हैं सर उसमें लोकप्रियता के मामले में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टॉप पर नजर आते हैं। जी 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 प्लीज जवाब दीजिए। नहीं, मैं बताता हूं। आपने गुजरात का नाम तो जरूर लिया, हाँ। लेकिन आप ये कैसे भूल गए कि दिल्ली में 2 बार हारे, अच्छा, बंगाल में हारे, बिहार में हारे, और ऐसे कई राज्य हैं। मध्य प्रदेश में हारे लेकिन वो चुरा लिए, मध्य प्रदेश में बाहर हुए, महाराष्ट्र में बाहर हुए लेकिन वो सत्ता चुरा लिए। देखिए, इसके साथ साथ मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा था, आपने रोक दिया। इसके साथ साथ 2014 में जिन मजबूत दलों के साथ उनका 15-20 साल से साथ था, वो तीनों दल उनका साथ छोड़ दिया है। पंजाब में अकाली दल, बिहार में जनता दल यूनाइटेड और शिवसेना महाराष्ट्र में। उन्होंने एक काम जरूर किया है कि जो दल उनको वैचारिक आधार पर साथ दे रहा था, उस दल को तोड़ के घटक दल को सोच रहे हैं कि उन्हें उस दल को खत्म कर दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि जो 10 वर्ष के कामकाज का आकलन है, पहले तो उसका भी जवाब वो नहीं दे पाएंगे। 2 करोड़ नौकरी के जैसा, बुलेट ट्रेन के जैसा, स्मार्ट विलेज के जैसा कई सारे मुद्दे जो किसानों से संबंधित है, वो जवाब नहीं दे पाएंगे। उन्होंने यह भी जवाब नहीं दे पाया कि जो कानून, कृषि कानून बनाए थे, उसको वापस लेने में इतना विलंब क्यों किए कि 700 किसानों को शहादत देनी पड़ी। ऐसे तमाम सवाल हैं जो मोदी जी को और भाजपा को खोज रही है, और यही कारण है कि विपक्ष का कुनबा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यह मुद्दों के आधार पे है, व्यक्ति के आधार पे नहीं है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देश में जो भी सवाल पूछता है इस सरकार से या प्रधानमंत्री से या भाजपा से, उसके पीछे वो लोग सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग उनसे सवाल पूछते हैं, उनके खिलाफ में एजेंसियों को तो लगाते ही हैं, उनको बदनाम भी करते हैं। वो कहते हैं कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, ये लोग परिवारवादी हैं, जबकि उनको अगर सहयोग चाहिए तो उनके दल में कई लोग हैं जो कि उसी परिभाषा के अंदर में आते हैं, लेकिन जब उनको सत्ता चाहिए तो वो परिवारवादी नहीं है। मैं जवाब ले लूंगी सर। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आप जो आरोप लगा रहे हैं उसका मैं जवाब दूंगी, लेकिन उससे पहले 70,000 करोड़ का था, ठीक है सर, धीरेन्द्र कुमार जी का कर लेते हैं। धीरेन्द्र कुमार जी, मेरा सवाल आपसे ये है सर, मुझे याद आता है 2020 बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा था और चिराग पासवान घूम कर, 2020 की बात है ना, चिराग पासवान घूम कर कहते थे, वो एनडीए का हिस्सा नहीं थे, कि अगर मैं अपना सीना चीर के दिखाऊं तो उसमें नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर होगी, लेकिन बावजूद इसके वो एनडीए में नहीं थे। और अब जिस तरीके से चिराग पासवान की एनडीए में दोबारा एंट्री हो रही है, वहां उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि राजभर साहब वो एनडीए के खेमे में आ रहे हैं। तो सर, इसे आप किस तरीके से बयां करेंगे? ये बीजेपी की मजबूरी है क्या कि वो इन तमाम लोगों को अपने साथ लेकर चल रही है, या फिर ये आप लोगों की ताकत है जिसके आगे बीजेपी नतमस्तक हो रही है? देखिए रुमाना जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि अब देश चुनावी मोड में आ गया है। अच्छे लोगों का जमावड़ा भी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि एक अकेला भारी और क्या क्या तो ये बोल रहे थे कविता। मैं बताना चाहता हूं, अखिलेश जी का बड़ा आदर करता हूं, एक तरफ है सदाचारी और दूसरे तरफ है सारे भ्रष्टाचारी। आप ये बात बोलना भूल गए थे। अब निश्चित तौर पर अगर ये गठबंधन का दौर चल रहा है और 2 ध्रुवों में देश बटा हुआ है, राजनीतिक पार्टियां बट गई हैं। एक तरफ के लोग जो हैं वो देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, दूसरे तरफ में वो लोग हैं जो खुद को प्रासंगिक रखना चाहते हैं, जो खुद को स्थापित करके और अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहते हैं, जो आजकल सो कॉल्ड समाजवादी भी कहला रहे हैं।
ये बताइए ना कि भ्रष्टाचार, अरे आपको पता है, आपके भ्रष्टाचार के बारे में उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। मैं राजद के मित्र को बताना चाहता हूँ कि आप तो कोर्ट के तरफ से आपके नेता ही भ्रष्टाचार में सजायाफ्ता है, इसलिए आप तो उस पर बोलिए ही नहीं। मैं आपके बातों का जवाब नहीं देना चाहता हूँ। बिहार में जितने लाठी से आपने पिटवाने का काम किया है नवल जी, ये लोकतंत्र एक तरफ मरने की दुहाई दे रहे हैं कि लोकतंत्र माना जाता है, लोकतंत्र बचा ही नहीं है। और आपने ही लोकतंत्र के बारे में भूल गए क्या? शर्म नहीं आती है, शर्म नहीं आती है कि यहाँ पर आकर इस तरह का बकवास करते हैं। प्रोफेसर साहब, अच्छा नहीं लगता है सर, संयम से अपनी बात रखे ना। आप बोल रहे थे, बीच में किसी ने टोका नहीं। आप धीरेन्द्र जी को सुन लीजिए, मैं बारी बारी सबके पास आ। धीरेन्द्र जी, अब आप भी उनका नाम लेकर बात मत करिए ना सर, आप भी अपनी बात रखिए दर्शकों के सामने। आप उनको मत नाम लेकर टीज कीजिए सर, प्लीज। ठीक है, आइए धीरेन्द्र जी। राजद के जो कारनामे हैं, आप जान के पूरे देश देख रहा है इसको कि भ्रष्टाचार में किस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और बेल पर किस पार्टी के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। कौन भ्रष्टाचारी है? पूछिए। और रोजगार की बात करेंगे। कौन भ्रष्टाचारी है? मेरा सवाल, मैंने जो सवाल पूछा उसका तो आपने जवाब ही नहीं दिया धीरेन्द्र जी। मैंने जो सवाल पूछा उसका तो आपने जवाब ही नहीं दिया। आप तो सर सीधे आरजेडी को लेकर अटैक करने लगे। मेरा सवाल तो ये था ही नहीं। मैं तो आपसे ये पूछ रही थी कि कहां तो चिराग पासवान कहते थे एक सीना चीर के दिखा दूंगा, उसमें नरेंद्र मोदी हैं, तब भी वो एनडीए का हिस्सा नहीं थे। तो 2024 के लिए ऐसी क्या मजबूरी कि अब चिराग पासवान एनडीए में शामिल किए जा रहे हैं? आप जवाब सोच कर रखिए सर, जवाब दीजिएगा। ये मेरा सवाल था। नहीं सर, आपके पास जवाब था नहीं। मैं तब तक जल्दी से अभिज्ञान प्रकाश जी के पास चल रही हूँ। अभिज्ञान जी, सर निकल गई, गाड़ी निकल गई, अब नहीं, अब अगली बार। अभिज्ञान जी प्लीज आइए और बताइए मुझे कि फिलहाल यहाँ जो एक तरफ ये महागठबंधन, विपक्ष की एकता, और दूसरी तरफ एनडीए जो अपना कुनबा मजबूत करती हुई नजर आ रही है, किसकी राह कितनी आसान, कितनी मुश्किल आपको नजर आती है? देखिए, ये बात में कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है कि बदलाव होते हैं। तो अगर बदलाव होने होंगे तो बदलाव होंगे। आपकी हमारी टेलीविजन चर्चा से उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरा पॉइंट बिल्कुल स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं कि आज की स्थिति में ये एडवांटेज मोदी है अभी भी, आज की स्थिति में। हाँ। उसकी सीधी वजह ये कि फिर मैं इतिहास पर वापस जाऊंगा, विकल्प तभी हुआ है जब लोगों के सामने विकल्प नजर आया है। तो एक कंसोलिडेटेड ऑपोजिशन की उसके लिए तो बीजेपी 2004 गिनाती है ना जी। तो माफ कीजिएगा, कांग्रेस कहती है कि 2004 में कौन था, एक तरफ इंडिया शाइनिंग था और दूसरा कोई चेहरा तो था नहीं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। हाँ। लेकिन आपको मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। कंसोलिडेटेड ऑपोजिशन की तस्वीर दिखानी पड़ती है। हाँ। यूनाइटेड फ्रंट का भी एक्सपेरिमेंट हुआ, उसमें तो सरकार बनने के बाद दो प्रधानमंत्री बाद में बने। लेकिन अभी तक जो फेलियर है वो ये है कि एक कंसोलिडेटेड ऑपोजिशन है जिसके अपने छोटे मोटे मुद्दे नहीं है, आपसे झगड़े नहीं है, एक दूसरे से मनमुटाव नहीं है, वो तस्वीर उभर कर सामने नहीं आ पा रही है। इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ वन लीडर पर से। एक नेता भी होता है कई केसेस में। अटल जी खुद इतने करीब से। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आप कह रहे हैं कि भले 26 दल मिलेंगे बेंगलुरु के अंदर, लेकिन एक जो एकजुट विपक्ष, उसकी तस्वीर अभी उस रूप में बन नहीं पा रही है जो जनता को भरोसा दे सके। हाँ, आप ये कह रहे हैं। ठीक है, मैं जल्दी से दोबारा से राजनीतिक मेहमानों का रुख करती हूं। अखिलेश जी, मैं आप ही के पास आऊंगी सर। क्या इसके पीछे वजह यह है कि एक तरफ बीजेपी है और बीजेपी के पास ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले का नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा? अखिलेश जी, देखिए, जब किसी के पास कोई तर्क नहीं होता है तो वो यही कहता है कि क्या करें, हमारे जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं है। दो दलील हमेशा दी जाती है। जब कोई दलील नहीं रहती है तो एक दलील दी जाती है, क्या करें, कोई अल्टरनेट नहीं है, मतलब मजबूरी में तो मुझे वोट दो।
ये बताने का प्रयास बुद्धिजीवी लोग कुछ करते हैं, लेकिन जनता ज़्यादा समझदार है। 2004 हो या जनता रिजीम का चुनाव का समय का हो, कोई नेतृत्व तो नहीं था, फिर भी जनता ने परिवर्तन किया। अब बहुत बार परिवर्तन हुआ है, और परिवर्तन इसलिए दो तरीकों में एक बड़ा तरीका होता है कि नहीं, इस सरकार से को अब हटाना है, ये सरकार अब बर्दाश्त नहीं है, हम दो। तो वो स्थिति आज हिंदुस्तान में आ गई है, हम दो और हमारे दो की सरकार बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि राष्ट्र हित में नहीं है, संविधान हित में नहीं है, लोकतंत्र हित में नहीं है, देश के भविष्य के हित में नहीं है। और ये बौखलाहट बढ़ेगी। रोमाना जी, जैसे सरकार में बैठे लोगों की बौखलाहट बढ़ रही है, यहाँ हमारे दोनों जो बीजेपी और उसके साथी प्रवक्ता हैं, क्योंकि जैसे जैसे विपक्ष यूनाइट होगा, उसे तरह तरह के अपशब्दों से नवाजा जाएगा, उन्हें गद्दार, देशद्रोही, पाकिस्तानी, क्योंकि जो भी इनसे असहमत हुआ है इस तरह से उसे नवाजा गया है। और इसमें अब और बढ़ोतरी होगी, एजेंसियां कूदेंगी, लोगों की धरपकड़ होगी, परेशान किया जाएगा। और यही सबूत है कि आप सत्ता से आप लोग पहले से प्रियम्प्ट कर रहे हैं, तो फिर आप लोग अपना संयम ना खोएं, ठीक है ना। अब यहाँ चर्चा में आप जो कह रहे हैं जवाब ले लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी आइए। हम लोग कभी संयम नहीं खोते। ठीक है सर, ठीक है। प्रेम शुक्ला जी आइए। जी देखिए, जो गालीबाजी के लिए कुख्यात हो, जिनका पूर्व अध्यक्ष गालीबाजी के केस में सजा याफ्ता हो, जिन लोगों ने 2002 से 2023 तक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को लगभग 100 गालियां दी हों, ऐसे गालीबाजों से आप क्या अपेक्षा कर सकती? कोई तर्क और तथ्य तो देंगे नहीं। इनके तर्क तथ्य की स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में जो शामिल है वो चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ेंगे, निश्चित है। अभी अखिलेश जी कृपा करके बता दें, क्या समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन निश्चित हो गया है? क्या टीएमसी के साथ कांग्रेस का गठबंधन निश्चित हो गया है? क्या आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन निश्चित हो गया है? हमारा तो जो है रामविलास पासवान जी की पार्टी के साथ, चिराग पासवान जी के साथ गठबंधन निश्चित है। हमारा तो शिवसेना के साथ एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में गठबंधन निश्चित है। हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ अजीत पवार के नेतृत्व में गठबंधन निश्चित है। हमारा एआईएडीएमके के साथ गठबंधन निश्चित है। हमारा अपना दल के साथ गठबंधन निश्चित है। हमारा समय निकल जाएगा अगर सारे दलों के नाम आप गिनते गए हो। जवाब देना चाह रहे हैं अखिलेश जी। अखिलेश जी 30 सेकंड। अखिलेश जी, गठबंधन तय है ना? वो 26 के 26 दल जो बेंगलुरु में मिल रहे हैं उनके साथ। जी सर, 30 सेकंड टाइमर लेकर आइए। अखिलेश जी जल्दी से। सर रोमाना जी, जी देखिए, लक्षण साफ दिख रहे हैं किस तरह से भाषा का प्रयोग हो रहा है हमारे बीजेपी के साथी के द्वारा। ये दिखाता है कि आपके मन में ये घर बन चुका है कि आप बेदखल हो रहे हैं। वो डर जुबान से प्रकट हो रहा है, और वो होता है, जो अंदर होता है वो भाव प्रकट होता है। ये मानव स्वभाव है, इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं। 10 साल सत्ता में रहने के बाद कोई व्यक्ति या कोई सरकार अपनी लेश मात्र भी उपलब्धि न बता पावे, तो ये वाजिब है कि वो बौखलाएगा, गुस्सा करेगा और दूसरों के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करेगा, झूठ और मेरा सवाल ये है सर कि उत्तर प्रदेश अगर देखा जाए तो दारा सिंह चौहान हो या फिर ओम प्रकाश राजभर हो, ये रोमाना जी। अच्छा आइए, आप भी आइए। प्रेम शुक्ला जी का शब्द कौन सा आपत्तिजनक था? सर नहीं, मेरा मैं जवाब देना चाह रहे हैं। 30 सेकंड का टाइमर मैं लेकर आ रही हूँ, लगाइए टाइमर 30 सेकंड का। प्रेम शुक्ला जी 30 सेकंड का टाइमर लेकर आइए। 30 सेकंड का टाइमर। आइए सर, आइए, बोलिए, पूरी बात रखिए। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, अखिलेश सिंह ने इस चैनल पर झूठी पार्टी के झूठे प्रवक्ता ने कहा कि मैंने गलत शब्दों का प्रयोग किया। आपके चैनल पर मैंने कौन सा शब्द गलत बोला? राहुल गांधी गालीबाजी में सजा याफ्ता है कि नहीं है? कांग्रेस ने आदरणीय मोदी जी को गालियां दी कि नहीं दी? और ये 2002 से 2023 तक हुआ कि नहीं हुआ? मेरा कौन सा शब्द गलत है? मैं चुनौती दे रहा हूं। और अगर चुनौती में गालियां मैंने कोई गलत शब्द नहीं बोला तो अखिलेश सिंह झूठ बोलने के लिए कान पकड़ के हो गया। 30 सेकंड हो गया सर। व्यूअर देख रहा है सर, दर्शक देख रहा है, और आप लोगों को पूरा मौका आप लोगों को बोलने का मिल रहा है। सर दर्शक अपने आप तय करेगा। मुझे बहस आगे बढ़ाने दीजिए। मैं भाटी साहब आपसे ये जानना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, सबसे बड़ा सियासी सूबा है सर लोकसभा सीटों के हिसाब से। वहां पर फिलहाल के जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं कि एक तरफ दारा सिंह चौहान जो हैं वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, राजभर साहब वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, देश का दूसरा जो सबसे बड़ा सूबा है सर सियासी तौर पर सीटों के लिहाज से महाराष्ट्र है। वहां शिवसेना 2 फाड़ हो चुकी है सर, एनसीपी 2 फाड़ हो चुकी है सर। तो ऐसे में ये जो डेवलपमेंट्स हैं सर, इसको देखकर तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि पलड़ा जो है वो एनडीए का भारी। तो आप लोग क्या करेंगे बेंगलुरु में बैठकर?
नहीं, एक तो दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर का आपने नाम लिया, दोनों आदरणीय हैं, दोनों, हम तो सबका सम्मान करते हैं, किसी के लिए ऐसे शब्द प्रयोग नहीं करते, लेकिन दोनों का इतिहास रहा है इनकी पलटी मारने में, उनका कोई भरोसा ही नहीं है कब पलटी मार जाएंगे। सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर को कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। दारा सिंह चौहान तो जब से राजनीति में है हमेशा सत्तारूढ़ पार्टी में रहे हैं, जैसी सरकार बदलती है वो पार्टी बदल लेते हैं। लेकिन एक प्रश्न जो अभिज्ञान जी ने उठाया और शुक्ला जी ने उसे थोड़ा आगे बढ़ाया, प्रेम शुक्ला जी ने जी, कि सवाल तो उनके जायज हैं, हाँ। कि कौन किस तरह गठबंधन होगा, कितनी सीटें होंगी, उनके साथ मिलेंगे नहीं मिलेंगे, चेहरा कौन होगा, लेकिन ये सवाल अभी प्रीमैच्योर हैं, अभी शुरुआत हुई है, अभी बैठे हैं। मुझे वो डॉक्टर कुंवर बेचैन की पंक्तियां याद आती हैं कि पहले तो ये हौले हौले यूं ही हिलते डुलते हैं, दिल के दरवाजे हैं आखिर खुलते 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 हैं। अभी तो दूसरी बैठक हो रही है, आप चिंता ना करें। 24 तो लेकिन बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है ना सर, नहीं, अभी तो लगभग 10 महीने और दिल के दरवाजे खुली ना रोमाना जी, जल्दी से आइए अरुण राजभर जी, अभी तो 10 महीने का समय है चुनाव में। उसके बाद मैं आ रही हूँ, नवल जी आपके पास भी आ रही हूँ और धीरेन्द्र जी आपके पास भी आ रही हूँ। आइए अरुण राजभर जी। इन्होंने गठबंधन किया, बसपा से भी किया, तमाम छोटे छोटे दलों से किया और सब इनके लिए गलत ही साबित हुए। ये कहते थे कि नहीं